लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 59वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। परेश बाबू उपासना के उपरांत अपनी बैठक के सामने बरामदे में चुपचाप बैठे थे। सूर्य अभी अभी अस्त हुए थे। इसी समय ललिता को साथ लिए विनय ने वहां प्रवेश कर उनको प्रणाम किया। परेश बाबू दोनों को इस तरह वहां उपस्थित होते देखकर कुछ विस्मित हुए। पास बैठने देने के लिए कुर्सी न होने के कारण उन्होंने कहा, चलो कमरे के भीतर चलो। विनय ने कहा, ना, आप उठे नहीं। ये कहकर वो वहीं जमीन पर बैठ गया। ललिता भी जरा हटकर परेश बाबू के पैरों के पास बैठ गई। विनय ने कहा, हम दोनों जने एक साथ आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। यही हमारे जीवन की सत्य दीक्षा होगी। परेश बाबू विस्मित होकर दोनों के मुंह की ओर ताकने लगे। विनय ने कहा, बंधे हुए नियम के अनुसार बंधे हुए शब्दों के द्वारा समाज में प्रतिज्ञा ग्रहण मैं नहीं करूंगा। जिस दीक्षा से हम दोनों जनों का जीवन नत होकर सत्य के बंधन में बंधेगा, वो दीक्षा आपका आशीर्वाद ही है। हम दोनों ही जनों का हृदय भक्ति से आपके ही चरणों के निकट प्रणत हुआ है। हम दोनों का जो मंगल है वो ईश्वर आपके हाथ से दे देंगे। परेश बाबू कुछ देर तक कोई बात न कहकर स्थिर भाव से बैठे रहे। परेश बाबू ने फिर कहा, विनय, तो तुम ब्राह्मण हो गए? विनय, ना। परेश बाबू, तुम हिंदू समाज में ही रहना चाहते हो? विनय, हां। परेश बाबू ने ललिता के मुख की ओर देखा। ललिता ने उनके मन का भाव समझकर कहा, बाबूजी, मेरा जो धर्म है वो मेरा है और सदा रहेगा। मुझे असुविधा हो सकती है, कष्ट भी हो सकता है, किंतु जिन लोगों के साथ मेरे मत का, यहां तक कि आचरण का मेल नहीं है, उन्हें गैर बनाकर दूर हटाकर रखे बिना मेरे धर्म में बाधा पड़ने की बात मैं किसी तरह अपने मन में नहीं ला सकती। परेश बाबू चुप रहे। ललिता ने फिर कहा, पहले मुझे जान पड़ता था ब्राह्म समाज से अलग होना जैसे समस्त सत्य से अलग होना है, किंतु इधर कुछ दिन से मेरी वो धारणा बिल्कुल जाती रही है। परेश बाबू मिलान भाव से जरा मुस्कुरा दिए। ललिता ने कहा, बाबूजी, मैं तुमको ये जताने में असमर्थ हूं कि मुझमें कितना बड़ा परिवर्तन हो गया है। ब्राह्म समाज के भीतर मैं जिन सब लोगों को देख रही हूं, उनमें से अनेक के साथ मेरा धर्म मत एक होने पर भी उनके साथ तो मेरा किसी तरह एक नहीं है। तो भी ब्राह्म समाज के नाम का आश्रय लेकर उन्हीं को मैं विशेष करके अपना कहूं और पृथ्वी के अन्य सभी मनुष्यों को अपने से दूर रखूं, इसका कुछ भी अर्थ आजकल मैं नहीं समझ पाती। परेश बाबू ने अपनी विद्रोही कन्या की पीठ पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए कहा, व्यक्तिगत कारण से जिस समय मन उत्तेजित रहता है, उस समय क्या विचार ठीक तौर से किया जा सकता है? पूर्व पुरुष से लेकर संतान संतति पर्यंत मनुष्य की जो एक पूर्वापरता है, उसके मंगल को देखने के लिए समाज का प्रयोजन होता है। वो प्रयोजन तो कृत्रिम प्रयोजन नहीं है। तुम लोगों के भावी वंश के भीतर जो दूरव्यापी भविष्य निहित है, उसका भार जिसके ऊपर स्थापित है, वही तुम्हारा समाज है। उसकी बात क्या न सोचोगी? विनय ने कहा, हिंदू समाज तो है। परेश बाबू ने कहा, हिंदू समाज अगर तुम लोगों का भार ना ले, अगर तुम लोगों को स्वीकार ना करे तो? विनय ने आनंदमयी की बात याद करके कहा, उसे अपने तई स्वीकार कराने का भार हम लोगों को लेना होगा। हिंदू समाज तो सदा से बराबर नए नए संप्रदायों को आश्रय देता आया है। हिंदू समाज सभी धर्म संप्रदायों का समाज हो सकता है। परेश बाबू, जबानी बहस में एक चीज को ढंग से दिखाया जा सकता है, किंतु कार्य के समय वो ढंग पाया नहीं जाता। नहीं तो कोई क्या खुशी से पुरातन समाज को छोड़ सकता है? जो समाज मनुष्य के धर्म बोध को बाहरी आचार की बेड़ियां डालकर एक ही जगह कैद करके बिठा रखना चाहता है, उसे मानने से अपने को चिर दिन के लिए काठ की पुतली बनाकर रखना पड़ता है। विनय, हिंदू समाज की अगर वही संकीर्ण अवस्था हो गई हो, तो उससे उसे मुक्ति देने का भार हम लोगों को लेना होगा। जहां घर की खिड़की और दरवाजों की संख्या बढ़ा देने से ही घर में हवा और प्रकाश आ सकता है, वहां कोई चिढ़कर पक्की इमारत को गिरा देना नहीं चाहता। ललिता कह उठी, बाबूजी, मैं इन सब बातों को समझने में असमर्थ हूं। किसी समाज की उन्नति का भार लेने के लिए मेरा कोई इरादा नहीं,
किंतु चारों ओर से ऐसा एक अन्याय मुझे धक्के देता हुआ ठेल रहा है कि मेरे प्राण जैसे हाँफ उठे हैं। किसी भी कारण से ये सब सहकर सिर नवाकर रहना मुझे उचित नहीं है। उचित अनुचित भी मैं अच्छी तरह नहीं समझती, किंतु बाबूजी मुझसे ये सहा न जाएगा। परेश बाबू ने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, और भी कुछ समय ठहरना क्या अच्छा न होगा? इस समय तुम्हारा मन चंचल है। ललिता, ठहरने में मुझे कुछ आपत्ति नहीं है, किंतु मैं निश्चय जानती हूं मिथ्या बातें और अन्याय अत्याचार और भी बढ़ता ही रहेगा। इसी से मुझे बड़ा भय होता है कि असह्य होने के कारण पीछे अकस्मात कहीं ऐसा कुछ न कर डालूं जिससे तुमको भी कष्ट मिले। तुम ये न ख्याल करो बाबूजी कि मैंने कुछ सोचा नहीं। मैंने खूब अच्छी तरह सोचकर देखा है कि मेरा जैसा संस्कार और शिक्षा है उससे ब्राह्म समाज के बाहर शायद मुझे बहुत संकोच और कष्ट स्वीकार करना होगा, किंतु मेरा मन कुछ कुंठित नहीं होता, बल्कि मन के भीतर एक जोर पैदा हो रहा है, एक आनंद हो रहा है। मुझे अगर कुछ चिंता है तो बस यही बाबूजी कि पीछे मेरा कोई काम तुम्हें कुछ कष्ट न पहुंचावे। ये कहकर ललिता धीरे धीरे परेश बाबू के पैरों पर हाथ फेरने लगी। परेश बाबू ने जरा मुस्कुराकर कहा, बेटी, मैं अगर केवल अपनी ही बुद्धि के ऊपर भरोसा करता तो मेरी इच्छा और मत के विरोध से कोई काम होने पर मैं दुख पाता। तुम लोगों के मन में जो आवेग उपस्थित हुआ है वो संपूर्ण अमंगल है। ये बात मैं जोर के साथ कह नहीं सकता। मैं भी एक दिन विद्रोह करके घर छोड़कर निकल आया था। किसी सुविधा या असुविधा की बात नहीं सोची। समाज के ऊपर आजकल जो ये घात प्रतिघात चल रहा है इससे समझ पड़ता है कि उन्हीं जगदीश्वर की शक्ति का कार्य चल रहा है। वो परमपिता अनेक ओर से तोड़ फोड़ कर गढ़कर संशोधन करके किस चीज को किस भाव से खड़ा करेंगे ये मैं क्या जानूं। ब्राह्म समाज या हिंदू समाज का ख्याल उन्हें नहीं है। वो मनुष्य को केवल देखते हैं। इतना कहकर परेश बाबू थोड़ी देर आंखें बंद करके मानो अपने अंतःकरण के एकांत में अपना समाधान करते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, देखो विनय, हमारे देश का समाज धर्म विश्वासों के साथ संपूर्णतया बंधा हुआ है। इसीलिए हमारे सभी सामाजिक क्रियाकर्म के साथ धार्मिक अनुष्ठान का योग है। जो लोग धर्म विश्वास के घेरे के बाहर हैं उन्हें समाज के घेरे में किसी तरह नहीं लिया जा सकता। इसीलिए उसके लिए रास्ता नहीं रखा गया। इस बात को तुम लोग कैसे टालोगे, मैं तो ये सोच नहीं पाता। ये बात ललिता अच्छी तरह नहीं समझ सकी, क्योंकि दूसरे समाज की प्रथाओं से उसके समाज का भेद उसके लिए प्रत्यक्ष नहीं हुआ था। उसकी यही धारणा थी कि मोटे तौर पर दोनों के आचार अनुष्ठान में बहुत अधिक अंतर नहीं है। जैसे उसने विनय के साथ अपने घर के लोगों का विशेष अंतर अनुभव नहीं किया था, वैसे ही वो दोनों समाजों की परस्पर स्थिति समझती थी। वो ये भी नहीं जानती थी कि उसके लिए हिंदू पद्धति से विवाह अनुष्ठान में कोई विशेष बाधा भी हो सकती है। विनय ने कहा, हम लोगों में विवाह शालग्राम स्थापित करके होता है, आप उसी की बात कह रहे हैं? परेश बाबू ने एक बार ललिता की ओर देखकर कहा, हाँ। ललिता क्या वो स्वीकार कर सकेगी? विनय ने ललिता के चेहरे की ओर देखा। वो समझ सका कि ललिता का समस्त अंतःकरण संकुचित हो उठा है। ललिता के हृदय का आवेग एक ऐसे बिंदु पर आ पहुंचा था जो उसके लिए बिल्कुल अपरिचित और संकटमय था। इससे विनय के मन में बड़ी करुणा उपजी। सारा आघात अपने पर लेकर इसे किसी तरह बचाना होगा। इतना बड़ा तेज हार कर लौट जाए ये भी उतना ही असह्य है, और विजय के दुर्दम उत्साह में वो मृत्यु बाण छाती पर झेल ले ये भी उतना ही दारुण। उसे विजय भी बनाना होगा, उसकी रक्षा भी करनी होगी। ललिता थोड़ी देर सिर झुकाए बैठी रही, फिर विनय की ओर एक बार करुण दृष्टि से देखती हुई बोली, आप क्या सचमुच शालग्राम को मानते हैं? विनय ने फौरन कहा, नहीं, नहीं मानता। शालग्राम मेरे लिए देवता नहीं है, मेरे लिए केवल एक सामाजिक चिन्ह है। ललिता ने कहा, मन ही मन जिसे केवल चिन्ह मानते हैं, बाहर से तो उसे देवता स्वीकार करना होगा। विनय ने परेश की ओर देखकर कहा, मैं शालग्राम नहीं रखूंगा। परेश बाबू कुर्सी छोड़कर उठ खड़े हुए और बोले, विनय, तुम लोग सब बातों को साफ साफ करके सोच विचार कर नहीं देखते। तुम्हारे अकेले या और किसी के मतामत की बात नहीं हो रही है। विवाह तो केवल व्यक्तिगत बात नहीं है, वो एक सामाजिक कार्य है। ये भूल जाने से कैसे चलेगा? तुम लोग कुछ अवकाश लेकर सोच कर देखो, अभी कोई राय पक्की न कर डालो। इतना कहकर परेश बाबू वहां से बाग को चले गए और वहां अकेले ही टहलने लगे।
ललिता भी वहां से जाने के लिए उद्यत होकर फिर जरा ठहर गई और उसने विनय की ओर पीठ करके कहा, हम लोगों की इच्छा अगर अनुचित इच्छा न हो और वो इच्छा अगर किसी एक समाज के विधान के साथ आद्यंत न मिले तो सिर नीचा करके हमारे पीछे लौट जाने की बात किसी तरह मेरी समझ में नहीं आती। समाज में असत्य व्यवहार के लिए स्थान है, केवल न्याय संगत आचरण के लिए ही स्थान नहीं है। विनय ने धीरे धीरे ललिता के पास आकर खड़े होकर कहा, मैं किसी भी समाज को नहीं डरता। हम दोनों जने मिलकर अगर सत्य का आश्रय ग्रहण करें तो हमारे समाज जैसा इतना बड़ा समाज और कहाँ पाया जाएगा। बरदा सुंदरी ने इसी समय आंधी की तरह दोनों जनों के सामने आकर कहा, विनय, मैंने सुना है तुम दीक्षा न लोगे, क्यों? विनय, दीक्षा मैं योग्य गुरु से लूंगा, किसी समाज से नहीं। बरदा सुंदरी ने बहुत बिगड़कर कहा, तुम्हारे इस सब षड्यंत्र और धोखाधड़ी का मतलब क्या है? दीक्षा लेने का बहाना करके 2 दिन तक मुझे और सारे ब्राह्म समाज को चक्कर में डालने का क्या मतलब था तुम्हारा? ललिता, तुम कैसा सर्वनाश किए दे रही हो, ये बात क्या तुमने एक बार भी नहीं सोची? ललिता ने कहा, विनय बाबू की दीक्षा के बारे में ब्राह्म समाज के सब आदमियों की तो सम्मति नहीं है। ब्राह्म समाज का मुखपत्र तो तुमने पढ़कर देखा है, ऐसी दीक्षा लेने की जरूरत क्या है? बरदा सुंदरी, दीक्षा लिए बिना विवाह कैसे होगा? ललिता, क्यों ना होगा? बरदा सुंदरी, हिंदू मत से होगा क्या? विनय, सो तो हो सकता है, जो कुछ बाधा है वो मैं दूर कर दूंगा। कुछ देर तक बरदा सुंदरी के मुख से बात नहीं निकली। उसके बाद रुंधे हुए गले से उन्होंने कहा, विनय, जाओ, तुम जाओ, इस घर में फिर तुम ना आना। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 59वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।